रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि हालात मुल्क के तब्दील होते चले जा रहे हैं और सियासी हालात जूं जूं तब्दील हो रहे हैं तो मुआशी हालात भी तब्दील हो रहे हैं। कल तक ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब के जाने से डॉलर की कीमत गिरी है, लेकिन डॉलर तो फिर चढ़ गया। देख लो, ब्रेकिंग भी आ रही है हमारे यहाँ, डॉलर तो फिर चढ़ गया। और शोबा तहकीक मुझे बता रहा है कि 184 रुपये से तजावुज़ कर चुका है ये इंटर बैंक मार्केट में। दुरुस्त कह रहा हूँ मैं? तो इसके माने ये हैं कि ये जो बयानिया था ये भी फेल हो गया कि इमरान खान के जाने से जो है ये कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। मैं किसी से पंगे वंगे नहीं लेता, पंगे लेना मेरा काम नहीं है। मैं तो देखो फैक्ट पे बात करूँगा। फैक्ट और इशू इस वक्त ये है कि मौजूदा हुकूमत आज मेरे ख्याल से काबीना मामलात इनके तय हो जाएंगे दोपहर तक, अगर हो गए तो। अभी भी मामूली फड्डे वड्डे हैं, ठीक है। तो इनका क्योंकि मामला तय नहीं हो रहा था, ये मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत के ऊपर वर्किंग पूरे तरीके से नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं हम माइनस इमरान खान काम चला लेंगे। तो मैं बता दूं भाई कि ना तो ये बयानिया ठीक था कि अगर इमरान खान 5 साल पूरे कर लेता तो अगला इलेक्शन वो हार जाता। ये बिल्कुल गलत है। ये दीवाने की जन्नत में रहने वाले शख्स की सोच हो सकती है कि इमरान खान अगर 5 साल पूरे कर लेता तो अगले इंतखाबात में हार जाता। ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान का बयानिया अभी चल पड़ा इसलिए लोग उसके पीछे लग गए, ये भी गलत है। मसला दरअसल ये है कि जब भी आप किसी बंदे को फोरफ्रंट में लाओगे, हमारे मुल्क में है वैक्यूम। वैक्यूम किस चीज़ का है? लीडरशिप का। मैं आपको एक सच बात बताऊं, बड़ी अजीब सा वाकया सुनाऊंगा। देखो, मैं ये और एंकरों की तरह आकर इधर उधर की हिया हुआ बातें नहीं करता। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। दुनिया को मैंने बड़ी बारीकी से देखा, ठीक है। मैंने इस मुल्क के शहर शहर की खाक छानी है। तो एक बंदा मुझे मिला, मैंने उससे पूछा कि यार क्या मसला, तुम्हारी शख्सियत में थोड़ा सा अदम तहफ़्फ़ुज़ है। उसने कहा कि उसका बाप नहीं है, उसका बाप नहीं है, ठीक है, यतीम है, यसीर है, ठीक है, तो उसका बाप नहीं है। मैंने कहा अच्छा। कहने लगा जिंदगी में अब जब भी मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जिसकी शख्सियत से मैं मुतासिर हुआ, मैंने उसको अपने बाप की जगह रखने की कोशिश की। बाप बनाया तो नहीं, बाप तो एक ही होता है, बंदा एक ही बाप का हो तो अच्छा होता है। तो बात कुछ ऐसी है कि उसने मुझे कहा कि मैं जिसकी भी शख्सियत से मुतासिर होता हूं, जिससे भी मोहब्बत और प्यार मिला मुझे, मैंने उससे अपने बाप की जगह रखा, उसकी इज्जत की उस हिसाब से। लेकिन फिर बाद में कभी मैंने ठोकर खाई या कभी ऐसा हुआ कि उसने शफकत दिखाई, लेकिन फिर भी वो मेरा हकीकी बाप का किरदार अदा नहीं कर सका। असल में नाजरीन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को कभी हकीकी रहबर और रहनुमा मिला नहीं। अब हमें जो मिल जाता है ना, हम उसे अपना बाप बना लेते, हम मतलब उसको अपना रहबर और रहनुमा बना लेते हैं। अब मसला क्या होता है कि वो नहीं काम ठीक करे तो सही, अगर कर जाए तो फिर वो उसकी शफकत को हम मोहब्बत समझ के वाकई में अपना हकीकी रहबर और रहनुमा समझ लेते हैं। प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आपके मुल्क को कभी क़यादत मिली ही नहीं। अब जैसा तैसा मिला, आपने फिर उसको बना लिया। ये एक फैक्ट है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने सबसे पहले कोशिश की। मैं जब से मैंने होश संभाला, मैं आपको बता सकता हूं, पाकिस्तान को मिला ज़ियाउल हक, मर्दे मोमिन मर्दे हक, ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक साहब ने जनाब क्या किया, उन्होंने इस मुल्क को एक जो है वो मजहबी रंग में ढालने की कोशिश की। कहीं वो दाल चावल पक गया, कहीं नहीं पका। मुल्क में इंतहा पसंदी को उन्होंने बढ़ने दिया। खुद वो इतने इंतहा पसंद नहीं थे, खुद तो बारिश भी नहीं थे, मूछ रखी हुई थी उन्होंने, बारिश तो नहीं थे, वो बारिश नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक फंडू के तौर पर जाहिर किया और फंडू जमातों को उन्होंने प्रोपोगेट भी किया, प्रमोट भी किया। एक मैं बात कर रहा हूं, उस फिलॉसफी को उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। मुल्क में माशी तरक्की हुई, ठीक है। डॉलर भी तब सस्ता था निस्बतन, अब भी। फिर उसके बाद जनाब पाकिस्तान को एक अजीब किस्म का एक्सपीरियंस मिला जब 17 या 18 अगस्त को 1988 को जनाब ज़ियाउल हक साहब का जहाज आवा में फट गया। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा गुलाम ईसा खान साहब ने कहा था। तारिक भाई परेशान हो गए, बोले ये क्या हुआ, ये मैंने नहीं कहा था, ये आपके नेशनल टीवी पर आकर आपके तब के सदर ने कहा था कि आवा में जहाज फट गया। तो जहाज फट गया, उसके साथ ही जनाब
ज़िया-उल-हक साहब भी चले गए, वो लोगों ने जनाजे तक याद रखा कि पता नहीं इतना तेज आदमी था ज़िया-उल-हक, लोगों को डर ये था कहीं कब्र में से उठ के बाहर ना निकल आए। अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, मैं सही बता रहा हूं। लोग, ज़िया-उल-हक इतना शाना आदमी था, आप सोच नहीं सकते हो कि आसमान से तारे उतार भी लाए और वापस जाके लगा भी आए, इतना शाना आदमी था। लोग घबराए हुए थे उसके जनाजे तक, कहीं कब्र में से उठ के ये ना खड़ा हो जाए हैं और जनाब दोबारा से, क्योंकि बहुत शाना आदमी था, बहुत तेज आदमी था, जो भुट्टो को यार दगा दे गया। आप सोचो, भुट्टो से ज्यादा तेज आदमी तो पाकिस्तान ने पैदा नहीं किया ना, वो भुट्टो तक को दगा दे गया ज़िया-उल-हक। उसके बाद में फिर क्या हुआ, इंटरमिटेंट टाइम आया। अभी बेग साहब नहीं मान रहे कि मेरी आवाज़ है, आप समझ गए होंगे, साबिक आर्मी चीफ हैं बेग साहब, वो नहीं मान रहे मेरी आवाज़ है, ठीक है हम मान लेते हैं उनकी आवाज़ नहीं है। तो बेग साहब फिर आए इंटरमिटेंट, और फिर उसके बाद फौरन बीबी को मौका मिला, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, कि वो 6 अक्टूबर को इलेक्शन जो है वो हुए, जहाँ तक मुझे याद है 7 अक्टूबर को शी गॉट मेजॉरिटी, और वो मतलब ये कि फिर उसके बाद वो वज़ीर आज़म बनी। वो अरसा बहुत कम चला क्योंकि जरदारी साहब वेरी इंटेलिजेंट, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जरदारी साहब को बहुत मोहब्बत करती थी। लोग इस चीज़ को नहीं जानते, लोग गलत बयानियां करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपको डॉलर का सफ़र सियासी सफ़र के साथ जोड़ के बताऊंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। अब चूंकि आप समझ लें कि रजीम बदल गई थी, रजीम चेंज हो गई थी पाकिस्तान में, तो फिर थोड़ा दबाव बढ़ना शुरू हुआ, कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, अफ़गानिस्तान के अंदर रूस को शिकस्त हुई। तब रूस हमारा दुश्मन होता था बाय द वे, और अमेरिका आज भी हमारा दोस्त है, कल भी हमारा दोस्त था, लेकिन तब रूस हमारा दुश्मन था, स्वॉर्न एनिमी। तो रूस को शिकस्त देने में सबसे बड़ा किरदार, और सोवियत यूनियन को तबाह व बर्बाद करने में, रेज़ा रेज़ा करने में, टुकड़े टुकड़े करने में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में मौजूद सोवियत यूनियन के अफवाज और निज़ाम को बहुत बड़ा धचका लगाया, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें ज़ाहिर बात है वेस्टर्न कुव्वतें हमारे साथ थीं, और ये सब ख़त्म हो जाने के बाद, सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद, अब परेशानी ये थी वेस्टर्न वर्ल्ड को कि पाकिस्तान के पास है जनाब जौहरी हथियार, और वो अगर जौहरी हथियार गिव अप कर दे तो मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी इस चीज़ का पता था कि रेड बटन कभी भी उनको नहीं मिलेगा, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जौहरी तनसीबात हैं, उनका कंट्रोल हमेशा जो है वो हमारे कौमी इदारों के पास रहेगा। तो इसके बावजूद कि बहुत ज़्यादा दबाव डाला बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के उस दौर में, और डॉलर भी ज़ाहिर बात है फिर डॉलर वैल्यूज़ भी उसी तरह वेरी की, ठीक है। उस ज़माने में फ्री नहीं था ये सिस्टम कि आप खरीद लो बेच दो, अभी तो बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन तब जो था तब भी बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, आपको डॉलर नहीं मिल सकते थे इतनी आसानी से। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़्यादा अरसा हुक्मरान ना रह सकीं, उनके जो गवर्नमेंट है उसको फिर धचका लगा, और एक नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाया गया। उसको बनाने वाले जो साहब थे वो अब दुनिया में हयात नहीं है, लेकिन वो अपने आप को फ़ाते अफ़गानिस्तान कहते थे। तो वो उनके चले जाने के बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब आ गए। अब नवाज़ शरीफ साहब आए, नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा इंटेलिजेंट खेला। नवाज़ शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाज़ शरीफ साहब ने क्या किया कि उन्होंने फिर ओपन स्काई पॉलिसी बनाई, लिबरलाइज किया, डीरेगुलेट किया काफ़ी हद तक फाइनेंशियल वर्ल्ड को। तो उससे फिर डॉलर जो है मार्केट में आना शुरू हुआ। अहमद चिनाई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारे पस मंज़र से वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान के मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा बात ये हो रही है कि जनाब डॉलर तो फिर बढ़ गया, और कल तक आप लोग मुरवजिले इल्ज़ाम ठहरा रहे थे जनाब इमरान खान साहब को कि उनकी वजह से डॉलर की कदर बढ़ रही है। तो अब तो आपने इमरान खान साहब को फारिग कर दिया, अब उसके बाद क्यों डॉलर की कदर बढ़ रही है ये तो समझाएं थोड़ा हमें। देखिए, मैं दूसरी बात का जवाब दूंगा कि डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है। जी जी। डॉलर की कीमत जो बढ़ रही है उसके 2-3 अवामिल हैं।
एक तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। इस महीने की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो पिछले से ज़ाहिर है एलसीज वगैरह खुली हुई हैं, उनकी पेमेंट्स हो रही हैं। नंबर दो, इस वक्त आपको पता है कि उम्रे का सीज़न जो है वो पूरे उरूज पे चल रहा है जी जी बिल्कुल। और बहुत बड़ी तादाद में बाइंग है डॉलर्स की ओपन मार्केट में। पाकिस्तानी जो है वो एक मुताद अंदाजे के मुताबिक मैं समझता हूँ 30-35 हज़ार के ऊपर लोग जो है वो उम्रे पे जा चुके हैं और मजीद जो है वो जाने के उसमें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि फैक्टर है कि जो इस पर्टिकुलर सीजन में डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है। ये बिल्कुल लॉजिकल बात आपने की, प्रेशर वैसे भी डेवलप होता है। लेकिन राइट नाउ आई हैव बीन टोल्ड दैट इट इज़ अराउंड 184 रुपीज़ इन द इंटर बैंक, जिसके माने ये हैं कि ज़्यादातर लोग जो परचेज करते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर, ज़्यादातर लोग जो परचेज कर रहे होंगे वो कोटे के अलावा जो परचेज करेंगे ओपन मार्केट से करेंगे। एम आई करेक्ट? जी बिल्कुल, ओपन मार्केट से कोटे के अलावा ज़ाहिर $500 के ऊपर आप नहीं ले सकते कोटे पे। और उसके बाद जितनी भी बाइंग है वो सारी की सारी जो है वो ओपन मार्केट से हो रही है। तो ओपन मार्केट और इंटर बैंक का रेट है उसमें बड़ा डिफरेंस होगा और वो उस डिफरेंस की वजह से जो है वो डॉलर पे प्रेशर है और डॉलर जो है वो मुसलसल जो है वो ऊपर जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये ईद तक ये फिनोमेना चलता रहेगा और ईद के दिनों में फिर इस फिनोमेना में जो है वो कमी आ जाएगी, इसलिए कि बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो उन दिनों में पाकिस्तान आते हैं, डॉलर देकर आते हैं और यहाँ खर्च करते हैं। और उसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि वो रेमिटेंस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि लोग घर वालों को ईदियाँ वगैरह भेजते हैं। जी बिल्कुल, ये रेमिटेंस या तो वो खुद आते हैं या रेमिटेंसेस भेजते हैं। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं और उसके बाद फिर ये उम्रे की सीजन की बाइंग भी मेरा ख्याल है 25 तारीख के बाद खत्म हो जाएगी, 25 रमजान के बाद, तो पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली ईज आउट हो जाएगी। तो ये एक हफ्ते का मजीद प्रेशर है जो डॉलर पर रहेगा और इसके बाद मैं समझता हूँ अब चूंकि नई गवर्नमेंट भी इन प्लेस आज हो गई है, काफी नया वोटा लिया है, तो इनके भी जो है वो प्रैक्टिकल मेजर्स जो हैं 3-4 रोज में सामने आ जाएंगे और मैं समझता हूँ कि सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी। अच्छा, एक फैक्टर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बचाएंगे नहीं, ये चलाएंगे नहीं, जिस तरह से सिस्टम बना है या जिस तरह की कोalition है ये लॉपसाइडेड है और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाएगी बल्कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है और इनको सारी ही पार्टियां तकरीबन जो हैं दे आर पुशिंग फॉर इलेक्शन रिफॉर्म एंड इमीडिएट इलेक्शन राइट आफ्टर। डू यू एग्री विद दैट? देखिए वो अपनी जगह पर है लेकिन बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ है। जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हों और आज कैबिनेट भी बन गई है, फिर एक पॉजिटिविटी जो है उनकी तरफ से आ रही है कि नहीं हम जो है वो आवाम की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। और उनको ये भी पता है कि अगर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इन्होंने जो है वो हुकूमत की तो 1.25 साल और उसके बाद 3 महीने जो है केयरटेकर गवर्नमेंट, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड है, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि 1.25 साल के अंदर जो है वो अपनी रेपुटेशन को ख़राब करे। 1.25 साल के बाद तो हर हालत में इलेक्शन में जाना है, 1.25 साल या इससे पहले। तो जो भी सूरत हाल होती है उसमें गवर्नमेंट की पूरी कोशिश यही होगी कि वो अपनी परफॉर्मेंस बताए, जैसे भी हालात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करे और आवाम में अपने कॉन्फिडेंस जो है वो रिगेन करने की बात करे ताकि वो अगले इलेक्शन में लोगों को फेस कर सकें। लेकिन ये जो शादी है ये गैर रिवायती भी है, गैर रस्मी भी है और इसमें यह है कि परिंदे की शादी दरिया में रहने वाली मछली से हो जाए ये तो मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि परिंदा पानी में नहीं रह सकता, मछली हवा में नहीं रह सकती। तो आप खुद एक मैं कहूँगा सियासतदान भी एक तरह से मैं कह सकता हूँ सियासी शख्सियत भी हैं क्योंकि सियासी मामलात को देखते भी हैं और अमली सियासत के अंदर हैं, लोगों से नज़रों से ओझल हैं लेकिन अमली सियासत में आप हैं। तो ये मुझे बताएं कि ये किस तरह से एक मेल आप कर रहे हैं, परिंदे की मछली से शादी कर रहे हैं? देखिए हम इसको ये कह लें कि ये जो मिलाप हुआ है ये भी तो मिलाप हो गया ना, हम इस स्टेज पर भी तो आ गए ना। तो ये मिलाप जो है वो हम सिर्फ मुल्क की खातिर ये समझें कि बेहतरी में चला जाएगा और मुल्क जो है वो बेहतर हालत की तरफ चला जाएगा, हम इसको पॉजिटिवली ले लें। और मैंने पहले कहा कि इनका मुतमईन नज़र ये 1.25 साल नहीं है, बल्कि इनका मुतमईन नज़र ये है कि जब भी इलेक्शन हो जाए, चाहे 3 महीने में हो जाए, चाहे 1.25 साल बाद हो जाए, उस इलेक्शन को ये जीत कर दोबारा आए और यही कोशिश तमाम पार्टियों की होगी। तो इसमें ये परफॉर्मेंस बताने की बात करेंगे, ना कि परफॉर्मेंस को ख़राब करने की बात करेंगे। और ये एक नेचुरल अमर है। मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि कोई तालाब की मछली है, कोई
समंदर की मछली है, कोई जो है वो अपना जंगल का शेर है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जिस बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से ये इत्तेहाद बना और ये लोग हुकूमत में आए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक विजन के साथ और एक लॉन्ग टर्म उसके साथ आए हैं कि मुल्क की इकनॉमी को या मुल्क के हालात को जो है वो मजीद बेहतरी की तरफ ले जाएं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आई ट्राई टू कीप यू विद मी और इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं अभी फ़िलहाल, लेकिन कोशिश ये होगी कि ब्रेक के बाद नाजरीन मैं आपको हकीकी थोड़ी सी सियासी सूरत-ए-हाल के मुतालिक भी बताऊं कि इस वक्त हो क्या रहा है। जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को किसी तरह इलेक्शन के लिए क्वालिफाई किया जाए। मेरे ख्याल से दैट कैन हैपन इफ़ द प्रोसीजर इज़ फॉलोड, लॉ विल टेक इट्स कोर्स, but as soon as she is out of that and she can contest in the elections, you will see the announcement of elections as soon as possible. And I hope she is watching the show. I wish her luck in it. छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो जारी रखें। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नई काबीना आ गई। नई काबीना को बनता देखकर भी कुछ ऐसा एहसास हो रहा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, जैसे कभी किसी को इश्क हो जाए और उसका महबूब छोड़कर चला जाए। दुख तो होता है, लेकिन अगर उसी की शादी की दावत में आपको पैगाम भेजा जाए और आप अपनी नज़रों के सामने उसका निकाह होते देखें, कबूल है, कबूल है, कबूल है, हाय सीने पे जैसे छुरियां चल जाती। नई काबीना बन गई नाजरीन, सच इज फेट। और अब दोबारा से अपने मौजू की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा मज़ेदार करना ज़रूरी होता है, साथ साथ तड़का लगता रहे तो प्रोग्राम लोग देखते रहते हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब मलिक बोस्तान साहब, मुल्क के मारूफ ताजिर भी हैं, इस शोबे से वाबस्ता यानी कि फ़ॉरेन एक्सचेंज से वाबस्ता, और मेरे ख्याल से इस फील्ड के पाइनियर हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में मलिक बोस्तान साहब। जी थैंक यू, यू वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू। मलिक बोस्तान साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। शुरू में लोगों ने कहा कि जी अच्छी बात है, वो चले गए तो डॉलर जो है वो सस्ता हो गया, लेकिन अब डॉलर की कदर में इजाफे के साथ मज़ीद इस हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी, और सियासी पस मंज़र के अंदर भी आपको पता है कि एक जो बयानिया चल रहा है वो बयानिया इस हिसाब से कामयाब हो जाएगा कि ये मसाइल किसी एक शख्स फ़र्द की वजह से नहीं थे, बल्कि ये मईशत की डायनेमिक्स की वजह से थे। क्या कहते हैं आप, मुफस्सिल तरीके से बताएं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रेटेजी और बैकअप का भी होता है, जो कि हमारे में बहुत कमी है। अभी जो आप देख रहे हैं डॉलर एकदम गिर के फिर दोबारा 1-2 रुपये ऊपर आ गया है, तो उसकी बुनियादी वजह तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आज आपने पढ़ा होगा, कल जो सूरत हाल सुनी अपनी लोड शेडिंग के हवाले से, 5-6 हज़ार डेली क्यों लोड शेडिंग कम है और क्या वजह है, तो उन्हें बताया ना तो हमारे पास तेल है ना गैस है, 4 दिन के ज़खायर भी रह गए हैं और हमने बैकअप नहीं बनाया। पिछली हुकूमत जब 60 अरब का एक होता है पैकेज वागरा को उन्होंने देना था और बैंकों को डॉलर की जो है छोटी देनी थी कि वो एलसीएम खोल सकें, वो कौमी असम्बली का अदम एतमाद की नज़र हो गया और उसमें डिले होते होते वो टाइम गुजर गया। और अब जब इन्हें पता है होश के नाखुन अब इन्हें आए कि अब तो हमारे पास रिजर्व बहुत कम रह गया, वागरा उन्होंने ओगरा वालों ने खत भी लिखते रहे, लेकिन वो ज़ाहिर है सियासी बहरान में ये सारे बहरान बढ़ते गए। अब जो बड़ा बहरान है वो तेल का है कि इस वक्त गंदम की कटाई शुरू होने वाली है पूरे पाकिस्तान में, उसमें हर साल 30% इसमें डीजल की मांग ज़्यादा होती है पेट्रोल की, क्योंकि सारी मशीनरी इसी से चल रही होती है। तो वो बैकअप भी नहीं बनाया गया और उसका अब कहते हैं ना तूफान सर पे आया, तो अब होश के नाखुन लिए, तो अब बैंकों को कहा गया कि आप फटाफट इनकी यहाँ LCM मेच्योर करें और जो भी हैं, तो ज़ाहिर है वो देर हो गई, अब डिमांड एकदम बढ़ गई है। 30% तो सीज़न की वजह से बढ़ी थी और 30% जो कि डिले LCM खोली गई हैं उसकी वजह से बढ़ी है। तो पहली वजह तो ये बनी है, और दूसरी वजह ये है कि सियासी बहरान अभी टला नहीं है, जैसे आपके बकौल
अभी तक यानी कि गवर्नर भी सबकदोश रिटायर कर दिया गया है पंजाब का। यहाँ भी 25 आदमियों ने अपोजिशन ने शिरकत की है। तो ये और ऐसे हालात हैं कि शायद इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तमाम फतेह मक्का को सामने रखें और पाकिस्तान को दुश्मनी की आगे मजीद टूल न दें, सियासी दुश्मनी को मुल्क दुश्मनी में न बदलें और मिल बैठ के कौम की रहनुमाई करें, लड़ाई न करें, तभी मुल्क बच सकते हैं। जिस तरह अमेरिका के तेवर हैं वो भी कोई अच्छे नहीं हैं। उन्होंने इस वक्त तमाम दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान को अपनी सफारती खारजा पॉलिसी को असर नौ अब तरतीब देना पड़ेगा, दोस्तों को एतमाद में लेना पड़ेगा। जैसे शहबाज शरीफ का भी उम्मीद है कि वो चाइना और सऊदी का दौरा लेके उनको एतमाद में लेके हेल्प की दरख्वास्त करें कि हमारे इस वक्त रिजर्व स्टेट बैंक सिर्फ कोई 10 अरब डॉलर के करीब रह गए हैं, वो भी मांगे तांगे हैं। 3 अरब डॉलर सऊदी के हैं, 4 अरब डॉलर चाइना के हैं, 2 अरब 2.5 अरब डॉलर उसके इमारात के हैं, 5 डॉलर मिलियन है उसके कतर के, कोई 1.5-2 अरब डॉलर हमारा बचता है। और श्रीलंका का भी यही हाल है, उसने तो डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दी है। 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। दुनिया के 5 कंट्री जो इस वक्त सबसे ज्यादा बैरूनी कर्जों में जुकड़े हुए हैं और दबाव का शिकार है, उसमें पाकिस्तान 5वें नंबर पे। हमें अल्लाह का सियासतदानों से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो जो है अपनी लड़ाई को अपनी सियासत तक रखें, तो मुल्क दुश्मनी में न बदलें। इकानमी का एक और मैदा करना पड़ेगा मुल्क को बचाने, तभी जाके मुल्क बचेगा और पाकिस्तान क्राइसिस से निकलेगा। अगर ये इसी तरह तमाशा लगाते रहेंगे असम्बलियों में तो फिर पाकिस्तान के ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ना कोई पाकिस्तान बेतबार करेगा। तो मैं समझता हूँ मिल बैठ के अगर हमारे रहनुमा कोई मुल्क को बचाने के लिए कोई फैसला कर लेते हैं, जैसे मुस्लिम लीग ने भी कहा कि हम भी जल्द इलेक्शन चाहते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि अपोजिशन का मुतालबा भी यही था कि हम जो है जल्द इलेक्शन होना चाहिए। तो इसमें मिल बैठ के एक कौमी हुकूमत मैं तो कहता हूँ बना लें तो सबसे अच्छा है, सबको शामिल करके और आइंदा इलेक्शन का ऐलान किया जाए। तो मैं समझते सारे जो सूरत हाल है ये तब्दील हो जाएगी और पाकिस्तान की जो मैशत है खतरे में, हमारी डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि इस वक्त। अच्छा, यहाँ पर मैं मलिक बोस्तान साहब, मैं मुख्तसरन एक चीज़ आपसे पूछना, क्योंकि जाहिर बात है सियासी सूरत हाल को देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप मुझे ये बताइएगा कि हम कोशिश, मतलब आपको पता है मीडिया की भी कोशिश तो यही है कि सियासी इंतशार पैदा ना हो, इसी वजह से काफ़ी दफ़ा सियासी जलसों को भी बहुत ज़्यादा नुमाया करके पेश नहीं किया जाता। लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बयानिया सही है या गलत है, सियासी मौक़िफ़ सही है गलत है, किसी की पसंद है या नापसंद है, लेकिन इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है, ग्राफ ऊपर जा रहा नीचे, इसके ऊपर मैं बहस ही नहीं करता। लेकिन जो इंटरनेशनल फोर्सेस होती हैं, जो इंटरनेशनल व्यूअर्स होते हैं, वो जब देखते हैं कि जनाब इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और वो अब चूँकि अब अपोजिशन के अंदर हैं, तो उनके जहन में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत आ जाती है। फिर वो असम्बली के मनाजिर देखते हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, डिप्टी स्पीकर के बाल नोचे जा रहे हैं। तो एक फ़ॉरेन इन्वेस्टर या कोई भी बाहर का मुल्क जो भी है देखने वाला, क्योंकि डॉलर के ज़ख़ायर तो इसी तरह बढ़ेंगे ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में वो बहुत अनक्लियर होगा, क्योंकि वो देख रहा होगा कि एक आदमी है जो डिपोज हो चुका है, वो जलसे करता फिर रहा है पूरे मुल्क में, कह रहा है मैं बंद कर दूंगा। गवर्नमेंट जो है वो आपकी बात, आपने जो बात की है उसको मानना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो आपकी बात नहीं मान रही, वो तो -1 पे चल रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखो -1 तब हो गया। देखो जिन मुल्कों ने तरक्की की है, फतेह मक्का को सामने रख के किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को फतह किया, तमाम दुश्मनों को माफ कर दिया और एक नया कुव्वत इस्लाम बन के उभरा और पूरी दुनिया में छा गया। अब अमेरिका की मिसाल आपके सामने है। अब्राहम लिंकन जो उनका आइडियल था, उसने भी अपने को माफ करके अमेरिका की तरक्की को रूज पे ले गया। इस तरह नेल्सन मंडेला है, उसने भी माफी सबसे अल्लाह ताला जब आप हमें माफ करते थे, हम माफ करके एक दूसरों को दुश्मनी न बनाए अपनी सियासत को, और क्योंकि ये दुश्मनी फिर मुल्क दुश्मनी में तब्दील हो जाती है और कौम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जैसे अभी बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और फौज को भी निशाना बनाया जा रहा है, अदलिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये गलत सिग्नल है। हमें लीडरों को खुद इस पर अपने वर्करों को मजम्मत करनी चाहिए। अगर बयान करते हैं या फौज के खिलाफ कुछ बयान देते हैं तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, ताकि अंदर किसी को जरूरत ही नहीं हो कि पाकिस्तान की कौमी इदारों पर कोई उंगली उठाए। यही हमारी सलामती का राज है और इसी से हम बच सकते हैं हमारे अपने। और कोई दुश्मन चाहता है कि फौज और अवाम में दुश्मनी पैदा की जाए और ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, इंशाल्लाह ऐसा वक्त नहीं आएगा। दुश्मनों की ये ख्वाब खाक में मिल जाएंगे और अल्लाह ताला पाकिस्तान की खुद हिफाजत कर रहा है। लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, सियासी लीडरों को भी करनी है, मुल्क हालात को भी देखना है, मौजूदा इंटरनेशनल हालात
कितने खतरनाक जा रहे हैं। यूक्रेन की फिर शिद्दत आ गई और डॉलर जो था $95 से बढ़ के फिर $115 के करीब पहुंच गए। तो हमारी उस पर $2 अरब की हमारी इम्पोर्ट माना, और उसमें अगर 15% भी बढ़ता है तो हमारा $300 बिलियन का पर मंथ इजाफा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के फिर रुपए पे दबाव आता है, और पाकिस्तान के रुपए से दबाव से निकालने के लिए इस वक्त बहुत सी कुर्बानियाँ देनी है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, IT को प्रमोट करना है, फ्री नर्सिंग को प्रमोट करना है। स्किल्ड लोगों की बड़ी डिमांड है इस वक्त पूरी दुनिया में, उन्हें स्किल्ड करके भेजना है। एग्रीकल्चर में हम तबाह हो चुके हैं, $10 अरब की हम सालाना इम्पोर्ट कर रहे हैं, गंदम, दालें, चाय वगैरह। अगर इसको हम अपना खुद को फील हो जाए तो हमारे $10 अरब ये बच सकते हैं। बहुत सी चीज़ें अब करने की हैं जो कि वसीयत कौम, वसीयत हुकूमत, शहबाज शरीफ की बड़ी जिम्मेदारी हैं, और बड़ी लोगों ने उनको बड़े अच्छा एक मुनज़्ज़म वज़ीर-ए-आला रहा है। मुश्किल सवाल पूछूंगा आपसे, मुश्किल सवाल पूछूंगा। बात यह है कि बिलावल साहब अब बन गए वज़ीर ख़ारजा। अब उन्होंने ज़ाहिर बात है अपनी आइटिनरी बनानी है कि उन्होंने किन किन ममालिक में जाना है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो बता चुके हैं कि वो सऊदी अरब जाएंगे, वो उम्रा करेंगे मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। फिर मिलेंगे ख़ादमे हरमैन शरीफैन से, प्रिंस सलमान से भी शायद मुलाकात, प्रिंस मोहम्मद से भी शायद मुलाकात हो। फिर उसके बाद वो चीन जाएंगे। लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा हैं, क्या उनकी आइटिनरी के अंदर रूठे दोस्तों को मनाना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए? यानी क्या बिल्कुल होनी चाहिए। पाकिस्तान मुल्क के मफाद में कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए हर एक से। पाकिस्तान देखो, मैं आपको मिसाल देता हूँ, तुर्की की मिसाल है। वो इसराइल से भी तलकात उसने रखे हुए हैं, रशिया से भी रखी हुई है, यूक्रेन से भी रखी हुई है, इंडिया से भी रखी हुई है, अमेरिका से भी रखी हुई है। वो भी तो इस्लामी कंट्री है ना, वो तो बैलेंस कर रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी ये बैलेंस करके चलना। और मेरे ख्याल आवाज डिफेंस और रशिया की मजम्मत भी किएगा। हम ये आपने पूरी दुनिया का अमन जो है खतरे में डाल दिया, और उसके साथ उसको आंख में वोट भी दिया। तो ये सारी बैलेंस करके चलना है। हमने अगर कोई अमेरिका को नाराज नहीं करना है, हमने अपने मफाद की दिफा करना है, उनके मफाद को भी समझाना है कि हम आपके भी खिलाफ। मेरे पास 30 सेकंड है। मैं वजाहत से आपसे एक चीज चाह रहा था, क्योंकि आप इस चीज के बारे में बता सकते हैं। बार बार लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है गुलामी। भाई ये गुलामी तो नहीं है, ये तो मुफामत है। इंसान जो है मुफामत और मुफाद के जरिए चलता है। अपने मुफाद को देखना और मुफामत करना, इसमें क्या बुराई है मलिक बोस्तान साहब? ये सियासी नारे होते हैं, इसमें हमें तवज्जो नहीं देना चाहिए। वो भुट्टो साहब से मशहूर मुहावरा, पैसेंजर जब आया तो उसने कहा आपने तो कहा था कि हम 1000 साल जंग करेंगे, अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं करें। तो इंडिया ने जब पाकिस्तान के कैदी थे तो उस वक्त इंदिरा ने यही कहा कि आप तो कहते हैं मैं 1000 साल जंग करूंगा, अब आप कैदी छुड़ाने आ गए, नाम आप क्यों कैदी छोड़े? तो बोला आप भी सियासतदान हो, मैं भी सियासतदान हूँ, ऐसे नारे लगाए जाते हैं, ऐसे अंदर से कोई बातें कुछ और होती है जो हमको पता भी नहीं होती। तो बहरहाल कोई हमें मुल्क को बचा की मफाद की बात करनी है, मुल्क की बड़ी अहम बात आपने की है मलिक बोस्तान साहब। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि आपके साथ गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन वक्त मुख्तसर है। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को याद दीजिए। अल्लाह।